व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। शर्म का मुकाम है पंजाब गवर्नमेंट और सेहत डिपार्टमेंट के लिए उनकी, और ऑब्वियसली वज़ीर आला पंजाब के लिए भी, कि मेयो हॉस्पिटल जैसे अहम तरीन सरकारी अस्पताल में जो हमारे और आपके टैक्स से चलता है, वहाँ पर कैंसर की अद्वियात ख़त्म है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि वो सरकारी अस्पताल में हॉस्पिटल जो हमारे टैक्स से चलता है, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं टैक्स दो, टैक्स किसको दें, वहाँ पे कैंसर की अद्वियात ख़त्म है। 5 माह से ख़त्म हो चुका है उनका स्टॉक। अप्रैल से अब तक सैकड़ों मरीजों की केमोथेरेपी नहीं हो सकी। प्राइवेट इलाज की सख्त ना रखने वाले गरीब ऑब्वियसली परेशान है। और जिना हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल में भी महीनों की तारीखें दी जाने लगी, उसका लोड पूरा हॉस्पिटल का उधर आ गया। शर्म का मुकाम है ये सादा लोग वज़ीर आला पंजाब के लिए भी और वजारत सेहत के लिए भी, और लम्हा फ़िक्री है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, जिन्होंने यहाँ पे वजारत आला इनको लगाई और वजारत सेहत ऐसे लोगों के हाथ में दी हुई है जहाँ पल पल लोग मर गए। तो अभी एक आपको मैंने बताया, भी आपको मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि ज़रा सेहत के हालात बताऊँ। अब इसके अंदर ना IMF है, ना इसमें किसी और गवर्नमेंट का कसूर है। अब तो 5 महीने से अद्वियात नहीं है, तो इसमें नवाज शरीफ का भी कसूर कोई नहीं है। जरदारी की गवर्नमेंट तो खैर उससे पहले की थी, इन सब का कोई कसूर नहीं है। बाकी जी ये तो था आवाम का इशू, इस पर ना किसी ने बात करनी है, ना इस पर किसी ने एक्शन लेना है, ये उठा के मैं रखता हूँ बाहर। अब आ जाते हैं जो बाकी के फजूल पॉलिटिकल इशूज़ हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन आम आवाम का उससे ना पेट भरना है, ना महंगाई का अजाब कम होना है, ना पेट्रोल सस्ता होना है, और ना IMF के शिकंजे से छुटकारा मिलना है आपको, जिसमें गवर्नमेंट ने डाल दिया हुआ है। आज सेनेट जहाँ से आपका मेन बिल पास होता है, अगर कौमी असेंबली से पास भी हो जाए, सेनेट से पास हो, हुकूमत स्टैंड स्टिल पे चली जाएगी, ऑर्डिनेंस पे चली जाएगी। वहाँ पर अपोजिशन ने आज जो है हमारे संजरानी साहब, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, जमा करा दी है रिक्विजिशन, और अपोजिशन ने दावा किया कि वो चेयरमैन सेनेट को चेंज करेंगे। ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और इसके साथ साथ वो भी दावे और वो भी साए चल रहे हैं जो अपोजिशन ने खड़े किए हैं एहतसाब अदालत के जज साहब को लेकर, और उनके पूरा जो उनका फैसला है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र आता है वो फैसला, वो अगर वीडियो सही साबित हो गई। इसके ऊपर आज साबिक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आपको मैं वो भी सुनवा दूंगा। इस पे मरीम नवाज साहिबा, उनको एक और केस में नैब में तलब कर लिया। अब भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब के जज के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले किए थे, वो वीडियो निकाली थी, और उन्होंने कहा था और भी वीडियो था जिनमें चलेगा पता कि नवाज शरीफ का फैसला इन मौसूफ जज ने जो है मुबैना तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ होकर दिया है। मरीम नवाज ने कहा है कि आपसे मशवरा चाहती हूँ कि मुझे एक साबितशुदा इंतकाम के सामने पेश होने का बाइकआउट करना चाहिए, या पेश होकर नैब अदालत में खड़े होकर दूध और दूध का पानी कर देना चाहिए। बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि फिर सर पीटते रह जाओ। ये बड़ी उन्होंने तड़ी लगाई है नैब को, और अब देखना नैब करती क्या इनके साथ। बहरहाल इस वक्त अपोजिशन जो है वो इखलाकी लिहाज से बहुत से लोगों के नज़दीक ऊपर जा रही है, और एहतसाब के जज जो हैं उनको अब जवाब देना पड़ेगा ऑब्वियसली अदालत को ही कि ये सारा मामला क्या हुआ। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, इससे पहले आपका उनसे तारुफ पहले कराइए। तो फैसल वाउडा साहब, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना अफजल खान साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना मुमलिकत के पाकिस्तान के रहे और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुर्जा वहाब साहब मुशीर इत्तलात वज़ीर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनरल रिटायर एजाज जवान, आप तजिया निगार हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी क्या चीख के कह रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। इन अदालतों में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। नैब एक काला और अंधा कानून है जो सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने और उनको तोड़ने के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत ने इस वीडियो का ऑडिट कराया, और उनको ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हकायक पे मबनी है, फिर उनका ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। जिस रियासत मदीना में ऐसे मुनसफ हो, वहाँ पे हुक्मरान की क्या हैसियत होगी आप खुद सोच सकते हैं। हमने मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। ये एक टेप नहीं है, और टेपें भी हैं। इन सारे हकायक का, इस किस्म की जजमेंट्स कराने का, जजों पर दबाव डालने का एक बेनिफिशियरी है, उसका नाम है इमरान खान। सुओ मोटो इख्तियारात हैं आला जुडिशरी के पास कि नोटिस ले कि लोअर जुडिशरी में क्या हो रहा है। फैसल साहब, इमरान खान साहब बेनिफिशरी हैं नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर एक गलत जजमेंट के ज़रिए दबाव में ला के जज को प्रेशराइज करके जेल में डालने के। इस सवाल का भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप लोग इस काम में शामिल रहें, इस साजिश का हिस्सा रहें, अगर ये साजिश है तो। दूसरा, जो मेरे सामने सैलेड नंबर की गेम है, उसके अंदर अगर आप कोई गलत काम नहीं करते, आप जोड़ तोड़ नहीं करते, तो अपोजिशन का पड़ना तो बहुत भारी है। 65 वोट उनके पास है, चेयरमैन सेनेट तो आपका गया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सेनेट चेयरमैन से कि सेनेट चेयरमैन अल्लाह की हुक्म से कहीं नहीं जा रहे। संजरानी साहब वहीं मौजूद हैं, और जो पल्ला भारी नज़र आ रहा है आपको नून लीग का या अपोजिशन का, वो एक पानी से भरा गुब्बारा है, जिस वक्त हम उसको पिन मारेंगे पानी सारा निकल जाएगा और दूसरा पल्ला भारी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लैरिटी आप रख लें कि
उधर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपसे एक चीज पूछ लूं फैसल भाई, इसके अंदर ये बजट, एक चीज, अगर आपसे एक चीज पूछ लूं मैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ी कॉन्फिडेंस से आपने बात की, आप हमेशा असर्टिव होकर बात करते हैं। अल्लाह के हुक्म से आप कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट कहीं नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी के 21 PMLN के 30, JUF के 4, ANP का 1, ये कोई 65 बनते हैं। तो अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे या इनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो किस तरीके से बचाएंगे संजरानी साहब को? सर मैंने आपको कहा ना, वक्त से पहले मैं सिर्फ कामरान साहब आपको ये बता सकता हूँ कि गुब्बारे में जब चाहे पिन मारेंगे पानी निकल जाएगा, सारा वजन खत्म हो जाएगा, दूसरे पल्ले पे हम बाहर ही निकलेंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इत्मीनान रखें। ओके, मैं इत्मीनान में आ गया। जो आपने किया क्या साजिश का, देखिए अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया साजिश का, पैनामा की साजिश इमरान खान साहब ने की। एवन फील्ड अपार्टमेंट इमरान खान साहब के थे। इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं जो सारे भागे हुए हैं। इमरान खान साहब के 2 बेटे जो भागे हुए हैं। इमरान खान साहब की वो बेटी है खुदा ना खास्ता मरियम नवाज साहिबा, जो कन्विक्टेड है, कन्विक्शन हो चुकी है, उन पे केस अभी चलना नहीं है, उनकी सजा सस्पेंड हुई हुई है। कन्विक्टेड क्रिमिनल अगर एक आम औरत एक खातून कत्ल कर दे तो उसको क्या आप लोग बाहर छोड़ देते हैं? तो ये 2 नया एक पाकिस्तान वाली जो कहानी है ना, वो अब समझ आ गया। हमने सिर्फ मुल्क के इदारों को आज़ाद करा दिया है। और कहने वाली औरत कौन है? वो मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी मेरे वहां तो क्या यहाँ कुछ नहीं है। वो वहाँ बेनिफिशियरी ओनर भी निकली, फ्लैटों की मालिक भी निकली, कैलिब्री फंड भी उनका निकला। आपके नजदीक ये वीडियो बहुत बड़ा अदलिया के लिए बहरान नहीं है, नैब के कोर्ट्स के लिए खासतौर पर अगर सही साबित हो गई? देखिए कामरान साहब, देखिए मरियम नवाज साहिबा की जो हरकतें और जो वीडियो चल रही हैं या चला रही हैं, दिखा रही हैं, वो उस पर वो मिसाल फिट होती है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब इनका कुछ नहीं रहा। इन्होंने इनकी तर्ज सियासत पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को जो करना चाहिए वो ये करते आए हैं। इन्होंने अदलिया के ऊपर हमले किए, इन्होंने जस्टिस कयूम से क्या कहते हैं फैसले चेंज करवाए, इन्होंने सैफ रहमान से नैब में फैसले चेंज कराए, इन्होंने तारड़ को बैग देके जजेस खरीदने भेजा, इन्होंने डॉन लीग्स में फौज के लिए साजिश की। फौज की गोद से पैदा होकर उनके बेनिफिशरी होने के बाद जनरल जलानी की गोद से उनके मरियम नवाज ने की साजिशें बारे में बाहर दूसरे मरियम नवाज और उनका वालिद जॉन लीग्स में कौन था सर? मेरा वालिद तो नहीं इन्वॉल्व था। एक अच्छा। दूसरी चीज ये कि जो लोगों का तर्ज सियासत ये रहा है, इसके बाद ये डॉन लीग्स आई, डॉन लीग से पहले, डॉन लीग से बाद वो नैब की एक उन्होंने इसी तरह की मुबैना वीडियो बना दी, उससे कुछ नहीं हुआ। तो भी ये जज की भाई अगर आप लोग मुल्क के दुश्मन नहीं थे, अगर आप सपोले और सांप नहीं थे, तो भाई आपको अगर इदारे में कोई मसला था तो प्लेटफॉर्म है। मुझे अगर कामरान शाही साहब से मसला होगा तो मैं आऊंगा दुनिया के बाद एप्लीकेशन लेकर। ये थोड़ी है कामरान शाही साहब को बगैर पूछे रगड़ना शुरू कर दूं या मुझे कोई रगड़ना शुरू कर दे। आपको फौज से कंप्लेन, आप MIB से एप्लीकेशन लिखवाएं। जिस फौज ने आपके लिए कुर्बानियां दी, जिसने कोर्ट मार्शल की अपने लोगों को, उस फौज को आपने हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की दुनिया के अंदर भी और दुश्मन ममालिक के अंदर भी। अब वो ड्रामा खत्म हो गया सर। इस पाकिस्तान में हमारे इदारे जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे इदारों की रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी गलत काम कर पे मुलविस है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट को तबाह करके हमारे मुल्क को कमजोर किया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को अपने इंस्टीट्यूट भी संभालने आते हैं और ऐसे लोगों को काबू करके काउंटर भी करना आता है। ठीक है फैसल भाई, पॉइंट आ गया। राणा साहब, मैं तो आप पे हैरान हूं कि आप एक ऐसी लीडरशिप के पीछे खड़े होकर चेयरमैन सेनेट को चेंज करने जा रहे हैं जो एक मरियम नवाज साहिबा बकौल तहरीक इंसाफ फैसल भाई के कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, उन्होंने फौज को, डॉन लीग्स में इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया। आप एक ऐसी लीडर के पीछे जा रहे हैं, भाई आपका मुकाम भी लग जेल ही रहा है जिस तरह उनका मुकाम जेल है मरियम साहिबा का। क्या इखलाकी है आपकी लीडरशिप के पास वो है? भाई जी आपने सवाल कुछ पूछा था और इन्होंने गर्दान कुछ और सुना दी और ज़ातियात पे चले गए। अगर मैं ज़ातियात पे गया तो इतने खौफनाक चीज़ें होंगी कि आपको जो टीवी है आपको बार बार उसको खामोश करना पड़ेगा। राणा साहब मुझे एक सेकंड इजाज़त दे दीजिए, एक सेकंड राणा साहब मुझे इजाज़त दे दीजिए प्लीज, एक सेकंड राणा साहब एक सेकंड दे दीजिए, मैं गुजारिश करता हूँ। कामरान शाहिद साहब, मैंने हकाइक बताए सियासी तौर पे। अगर जातियात पे आ गया तो जेलों में खुदकुशियां हो जाएंगी। ओए होए, मैं जातियात पे तो आता भाई ही नहीं अपनी जिंदगी बस में। ऐसी कोई बात ना कीजिएगा, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, खुदकुशियां हो जाएंगी। आजकल फैसल वार्डर साहब के ना हाथों पे खून लगा हुआ है, कभी वो 5000 बंदे मारने की बातें कर रहे हैं, आप इनसे बचें। अब वो खुदकुशियां करा रहे हैं आपके लीडर्स की जेल में। यानी आप कह रहे हैं आप ऐसी बातें करेंगे कि नवाज शरीफ साहब खुदकुशी कर रहे हैं, भाई क्या हो गया है? बहरहाल जी, राणा साहब योर राइट टू रिस्पॉन्ड, वो कह रहे हैं जातियात बात नहीं कीजिए। मैं इनको और वक्त भी देने के लिए तैयार हूँ। देखें ना, ज़ातियात की जो इतने भयानक हैं, कैसे तड़पे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो कौम जानती है, एक बात को 10 दफ़ा कर लें या एक बात को 1 दफ़ा कर लें, वो कौम के सामने हकायक हैं। और उसके बावजूद जब आप सिलेक्ट होके आ गए हैं
तो फिर अगर आप ये एक दफ़ा फिर ये साबित करने की कोशिश करेंगे सेनेट के अंदर, तो आपको तो समझ आ जाएगी, कौम को नहीं आएगी। और यही हम चाहते हैं कि कौम के आगे आप एक मर्तबा फिर वो ड्रामा करें। हमने आपको वो मौका दे दिया है और कौम को समझ नहीं आएगी, और जब कौम को समझ नहीं आएगी तो दौड़ें आपकी लगेंगी। ये बड़ी वर्सटाइल कौम है, इसने बड़े बड़े डिक्टेटरों की दौड़ें लगवाई हैं। वाडा साहब, आप किस खेत की मूली हैं? आप तो पहली दफ़ा आए हैं। हमने मुशर्रफ के 9 साल काटे हैं, हमने जेलें काटी हैं, हम इस किस्म की खबासतें भुगत चुके हैं। हम बच्चे नहीं हैं और हम मैदान से भागेंगे भी नहीं। आपने मईशत, ये जो कुछ ड्रामे कर रहे हैं, ये अवाम की बदहाली से आप लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत से 70-80 अरब डॉलर गायब कर दिए हैं। अभी ये बात कर रहे थे कैंसर की दवाइयों की। मैं कामरान भाई कल लाहौर किसी काम से गया, खुदा की कसम मैं परेशान हो गया। एक अफसर ने मुझे बताया कि 9000 तबादले इलीगल हुए हैं, खिलाफ कानून तबादले इलीगल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ओए होए, मैं हैरान रह गया। मैं कहा यार 900 होंगे, वो कहता 9000 हैं। जो आता है जत्था आता है, 2 MPA 3 MPA, ना सेक्रेटरी की जरूरत है ना एडिशनल सेक्रेटरी की जरूरत है, जो आता है वो अपना तबादला। तो बड़े ऑनेस्ट और अब मुझे बताएं, शरीफ इंसान है वो, तो इस तरह के नहीं है। अगर उनको तो पता नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर ऐसा हुआ है तो। 9000 में हैरान रह गया। ऐसी जो नई भर्तियां होती हैं उस पर शर्त होती है कि 3 साल तक तबादला नहीं होगा। सारे तबादले इन्होंने किए हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है, पोलियो का बाजार गर्म है। पाकिस्तान की तारीख में पोलियो इस बुरे तरीके से नहीं फैली थी जो इन सिलेक्टेड लोगों ने फैला दी है। और अभी ये नया ड्रामा अगर करेंगे सेनेट के अंदर तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो ड्रामा क्या होगा? कर लो ड्रामा। वो ड्रामा क्या होगा? आपको अपनी बता रहे हैं ना जी, ऐसा भी एडमिट हो गया जी। ये बता रहे हैं कि 65 वाले नहीं जीत सकेंगे, जिनके पास वोट ज्यादा हैं वो जीत नहीं सकेंगे। राना भाई, हो सकता है कि कर रहे हैं ऐसा हो जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों का ज़मीर जाग जाए सेनेटर्स का, और वो समझे कि देखें कि आप लोग करप्ट है तो आप लोगों के साथ क्यों जाएंगे, साथ चले जाए। भी तो हो सकता है ना, खाक में बदन, मेरे मुंह में खाक बदन के साथ। वो ज़मीर के साथ एक लफ्ज और लगता है जो मैं लगाना नहीं चाह रहा, वो ना जाग जाए। ये अब आपने ऐसी बात कह दी कि लोग सोचते रह जाएंगे। शो करें आप बुज़दिली ना करें, ये लोग सोचते रह जाएंगे आप किसको जगा रहे। लेकिन चले, बहरहाल मैं आगे चलूंगा। बड़े कवानीन सख्त है पैमरा के। मुर्जा वहाब साहब, मसला ये है कि मैं तो बड़ा खुश आया था प्रोग्राम करने के, चले ऑपोजिशन को पहली कामयाबी मिलने लगी है 1 साल के अंदर कि वो सेनेट का अपना चेयरमैन ले आएंगे। पहले भी आप लोग इनको लेके आए थे और PTI के साथ मिल के, और अब जो है आप PTI के खिलाफ जाएंगे। लेकिन फैसल भाई ने तो बखिया उखेड़ दिया आप लोगों की। उन्होंने कहा कि जनाब अल्लाह ताला के हुक्म से हम ये सेनेट चेयरमैन कहीं नहीं जा रहे। तो चले, मुबारकबाद तो नहीं दूंगा आपको, अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, आपके ये रिक्वेजिशन फेल हो जाएगी। तो कामरान भाई, मैं समझता हूँ फैसल वावडा साहब को बड़ा कमाल हासिल है हेडलाइंस बनाने के लिए। माशाल्लाह इनकी सियासत जो है वो हेडलाइंस के इर्द गिर्द घूमती है, बड़े बड़े बयानात के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हकीकत के कानून के मुनाफी होती है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ फैसल वावडा साहब का, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने आइन के ऊपर हल्फ लिया हुआ है, और आइन पाकिस्तान ये कहता है कि आइन का आर्टिकल 63 कि आप अपनी वफादारी को तब्दील नहीं कर सकते। आपको जो अपना वोट देना है अपने पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से देना है। आपने नंबर गेम बता दिया। सेनेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आपको इस वक्त 52 वोट्स की ज़रूरत है। जो अपोजिशन का कोलिशन है इस वक्त, उनके पास 65 वोट्स हैं। आपने खुद ब्रेकअप दे दिया। अब बुनियादी चीज़ ये है कि अगर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें अगर 65 वोट नहीं पड़ते तो दैट मीन्स वफाकी हुकूमत ने कोई ना कोई तिगड़मबाजी की है, और अगर वो तिगड़मबाजी की जा रही है तो वो आइन के ख़िलाफ़ चीज़ है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर फैसल वाडा साहब के स्टेटमेंट का नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए भाई किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि जो तहरीक अदम एतमाद है ये कैसे कामयाब नहीं होगी। आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस
उसमें इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वाडा साहब को स्टेटमेंट देने से पहले आईन और कानून को पढ़ लेना चाहिए, किसी से मशावरत कर लेनी चाहिए। अगर इस तरह की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ वो मनफी सियासत होगी। ये मनफी सियासत नहीं, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुँचा है, हमारी डेमोक्रेसी को, जमहूरियत मुर्तज़ा को भाई, एक नुकसान सवाल पहुंचा है। पूछूं मैं आपसे? जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको चलने दें। एक सवाल, आप क्या डेमोक्रेसी को उस वक्त नुकसान नहीं पहुंचा जब आपने नून लीग के खिलाफ पीटीआई के साथ मिलकर संजरानी साहब को लेके आए, चाहे हालांकि मैंडेट नून लीग का था, चेयरमैन सेनेट का, उस वक्त डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचा? अच्छा, अब ज़रा मुझे जवाब देने दीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के कैंडिडेट को कभी वोट नहीं दिया। हमारे उम्मीदवार थे सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन के लिए, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खुल के सपोर्ट किया, बड़ा खुल के वोट दिया, जिसकी वजह से वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। तो अगर कोई अपनी पोजीशन से हटा है, पीपल्स पार्टी के हक में वोट डाला है, तो तहरीक इंसाफ ने डाला है, नंबर एक। नंबर दो, मैं समझता हूँ जब पार्लिमानी सियासत होती है कामरान साहब, तो आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप पार्लिमानी पार्टीज़ के साथ मोबिलाइज करें, सियासत करें, चीज़ों को मनूवर करें। लेकिन किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान की आप लॉयल्टी अगर चेंज करेंगे तो आइन के आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ बात है। हमने नून लीग के बंदे नहीं तोड़े, हमने नून लीग के वोट हासिल नहीं किए। उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये तमाम सियासी जमातें एक साथ इकट्ठा हुई, उन्होंने मिल के चुनाव किया, सादिक संजरानी साहब का और पीपल्स पार्टी से सलीम मांडवीवाला साहब का। किसी की सियासी वाबस्तगी को निशाना नहीं बनाया गया, किसी के वोट खरीदो फरोख्त। आपको यकीन है कि आपका उम्मीदवार आ जाएगा? और वो उम्मीदवार कौन है जो अभी आप लोगों के जहन में है, जिसके ऊपर वोटिंग होनी है, कि अभी तक तय नहीं हुआ? देखिए कामरान साहब, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने आईनी तकाजे पेश कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आईन पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने अपनी 22 साल अपोजिशन के दौर में एक ही बात कही थी कि मेरी मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की, मेरी मूवमेंट है पार्लिमानी सियासत की, मेरी मूवमेंट है जमहूरियत को मुस्तहकम करने की। तो आज जब उनको इख्तिदार मिला है, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब की जो काविशें हैं वो जमहूरियत को, आइन को मुस्तहकम करने के लिए होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए होनी चाहिए। अगर उनका कोई भी मेंबर रूल ऑफ लॉ के मुनाफी बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म अगर वो अपने कॉल से सच्चे हैं तो उनको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। फैसल वाडा साहब वो वाहिद शख्स नहीं है जिन्होंने ये बात की है, और भी इनके बहुत सारे वज़रा ने, इनके लीडरान ने इस तरह की बात की है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए और शो करना चाहिए कि वो सही मानों में गैर जानिबदार है, इंडिपेंडेंट है और हुकूमत के। इससे पहले मैं जनरल साहब के पास जाऊँ, वाडा साहब आपने तो एक अजीब ही बात कह दी। अब देखे ना, आपके खिलाफ फिर पिटीशन फाइल होंगी। आपको किस तरह पता है कि आप 36 वोट के साथ चेयरमैन सेनेट को बचा पाएंगे जबकि 65 उस तरफ है? अनलेस कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें या लोगों के ईमान खरीदे जाएं या प्रेशराइज किया जाए। देखिए कामरान शाहिद साहब, मेरा भाई है, मुर्तज़ा मुझे बड़ा पसंद भी है, लेकिन एक तो किस्मत होती है, वो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक भी हेडलाइन नहीं बनाते। कुछ लोग आते हैं 2 मिनट में हेडलाइन बनाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात है कि मेरा भाई सिलेक्टेड है, मुशीर है, मैं जवाब देने दीजिएगा। तो नेचुरली दोनों की बातों का वजन इसीलिए फर्क है ना सर, सुने ना। तीसरी चीज़ ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब ही क्यों नहीं एप्लीकेशन डाल देते? मैं मशवरा दे देता हूँ, जाके इलेक्शन कमीशन में डाल दे। मैंने अगर आइन का और कानून की कोई पासदारी नहीं रखी और गैर कानूनी काम करे तो सुबह जाए 100 बिस्मिल्लाह करे, बोले इस्लामाबाद का टिकट भी भेजता हूँ, मेरा भाई खुद इस काबिल है, गाड़ी भेजूंगा, घर में खाना भी खिलाऊंगा, जाए इलेक्शन कमीशन मेरी एप्लीकेशन लगा। फैसल भाई आप एक बात बताएं, हमारे चले गए। एक मिनट फैसल भाई, बात बताएं, मुर्तज़ा भाई एक मिनट, आप इतने एंटी सियासतदान और डेमोक्रेसी क्यों है? कभी आप कहते हैं सियासतदानों को 5000 बंदों को टांग दिया जाए, फिर आप पार्लियामेंट में खड़े हुए कहते हैं जी पहले घसीटा जाए फिर इनको टांगा जाए, फिर अब आज आप कह रहे हैं कि चलें जी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दे पार्लियामेंट में। तो फैसल भाई क्या वजह, आप इतने क्यों खिलाफ है डेमोक्रेसी के और सियासतदानों के विचारों के? कामरान शाहिद साहब, अगर मेरी असेसमेंट ठीक है तो मैंने तो सिर्फ जवाब में आपको एक कहा है कि जी उनके पास एक गुब्बारा है पानी से भरा हुआ, जब चाहे पेन लगेगी गुब्बारा हल्का हो जाएगा, हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? अभी आपने देखा कि बहुत सारे MNAs MPAs इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के हमसे अगर राब्ता कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इमरान खान साहब की सियासत को और उनके डिसीजंस को लब्बैक कहते हैं, और हमें हमारे लीडर्स ने कुछ नहीं दिया, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के सब कुछ छीन लिया हमसे, तो अगर रिजाइन करें। आपका कॉन्फिडेंस उसी पार्टी में रह के मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, रिजाइन करें ना, रिजाइन करें। कामरान शाहिद साहब यहाँ बैठ के
देखिए फैसल भाई, अगर कल आपको ज्यादा खासा इमरान खान से इख्तिलाफ हो जाए तो कामरान मेरा साहब- ख्याल से आप में इतनी इखलाकी जरूरत होगी कि आप उनकी सीट वापस करें, रिजाइन करें, फिर आप 100 बिस्मिल्लाह। आप जिस चाहे पार्टी से, ये थोड़ी है कि सेनेटर आपको बनाया नवाज शरीफ जरदारी ने और आप जो है कहें जी मेरा ईमान जाग गया और मेरा शऊर जाग गया और मेरा जमीर जाग गया है तो मैं उन्हीं की टिकट, ये तो अच्छा, बड़ी कामरान बेशर्मी की साहब- बात है जो सेनेटर या जो कौमी असेंबली का मेंबर कामरान साहब, सीट किसी और की ले, आप ये वोट कह किसी रहे और हैं, पार्टी का ले और आ जाए आप आपकी तरफ। अच्छा कामरान साहब, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सीट दी है और मुझे वजीर बनाया है और कल वो गैर कानूनी खुदा ना खास्ता ऐसे कामों में पड़ जाए तो मैं सीट की कीमत हाँ करके दूं कि जो आप नहीं, you will resign first है यार। फैसल भाई, आप पहले resign करेंगे ना। सदारत चढ़ी सर आप पहले रिजाइन करेंगे ना, आप ये थोड़ी कि संजरानी को हटाने के लिए अपने आप को बेच देंगे। कामरान आप रिजाइन करेंगे पहले। जी मुर्जा साहब। कामरान जी, साहब एक गुजारिश देखिए, करूं मैं, कामरान शाह साहब, एक से सबसे गुजारिश important करूं। सर जो एक अभी मिनट तक आपके- फैसल भाई, एक मिनट अभी आ रहा आपके- हूँ। मुर्जा साहब जी, मुर्जा भाई बोले। मुझे सिर्फ इजाज़त दें, चूंकि फैसल साहब ने थोड़ी पर्सनल बात की है तो मैं वजाहत उसकी कर दूं। जी, जी। अगर फैसल साहब ने आईने पाकिस्तान पढ़ा हो तो आईने पाकिस्तान में जिस तरह आर्टिकल 91 और 92 फैसल साहब को वजीर बनाता है, उसी तरह आइन का आर्टिकल 130 मुझे मुशीर बनाता है। तो अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो मेरे पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है। तो इस तरह बिलो द बेल्ट बात करने से मैं समझता हूँ नहीं, सिर्फ आप headline बनाने की respectable कोशिश कर elected, सकते हैं और कुछ वो है, नहीं। ऐसी एक बात और नहीं जी। एक चीज मैं और ऐड कर दूं। जी, जी। यही फैसल वाडा साहब ने नेशनल टेलीविजन पे कहा था कि बहुत जल्द अगले 1 माह के अंदर 4-5 हफ्तों के अंदर इतनी नौकरियों की बारिश होने वाली है कि रेडी वाला भी टैक्स पे करेगा। ये ऐलान किए हुए मैं समझता हूं बड़े दिन गुजर गए। हामिद मीर साहब को उन्होंने खुद फरमाया था कि मेरी तिक्का बोटियां कर दीजिएगा अगर मेरी बातें गलत साबित हों। तो मैं समझता हूं उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि तिक्का बोटी लाइव कराएं। टेलीविजन पे जो कौम से उन्होंने वादे किए हैं जी, जो बड़े बड़े ऐलानात किए हैं फैसल ना, भाई, तिक्का जरा बोटी करा थोड़ी ले, सी जॉब्स तो शर्म निकल रही हैं, हाथ से करें, आई हैं थोड़ी सी आपके हया बजट के करें, बाद। थोड़ी सी शर्म हया मौके करें। और कम हो गए। शर्म बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ये लोग। जी फैसल साहब, लास्ट चांस टू रिस्पॉन्ड इन दिस राउंड, फिर जनरल साहब को जाना है। जी फैसल भाई, जी मुर्तजा साहब को पानी तो पिला दें। मुर्तजा साहब, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप इलेक्टेड नहीं है सर, आप उसी आर्टिकल की तरह सिलेक्ट हुए, ये रहा पानी। मन पसंदीदा हैंड पिक्ड है और हम इलेक्टेड हैं। सो दैट्स अ डिफरेंस एंड वी विल मेंटेन दैट अच्छा डिफरेंस। फैसल, बुरा मानने की जरूरत अच्छा नहीं है। फैसल भाई, मेरा मुंह ना खुलवाएं। तो ये सुने ना अच्छा सर, फैसल मैं भाई, बात कर लूं ना सर। एक मिनट मुझे बात करने दे सर, मुझे बात करने दे। एक मिनट पर्सनल बात करें ना। मैं समझता हूं सारी दुनिया जानती है कौन क्या है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं समझता हूं फिर आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा। तो खुदारा प्लीज जो चीजों पे इबाम है, खामोशी है, अच्छा, खामोशी रहने दें, बेहतर होगा। मुर्तजा वहाब साहब, आपको पता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बारे में ये पानी पी रहा हूं मैं। मुंह खोल लें। चले, मैं आपको कह रहा हूं। चलो जी, उन्होंने कह दिया, अब क्या करें? चले जी, मैं प्रोग्राम में चुप हो जाता हूं। आज आप खोलें, बताएं जी मुझ पे क्या है। आप बताएं जी, आपके ऊपर क्या नहीं है फैसल साहब? क्या है उनके? कुछ भी नहीं उनके ऊपर। आप मुझे बताएं बताइए सर, मैं जरा। सुन रहा हूं। आप ओहो माशाल्लाह, हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल होती है उनके खिलाफ, पिटिशन इनके कैंडिडेचर के खिलाफ कि ये सादिक और अमीन नहीं है। किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। छोड़ दीजिए, मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपकी जायदादों के रिकॉर्ड सबके सामने मौजूद हैं। जिन बैंकों का आपने डिफॉल्ट किया है वो चीजें भी मौजूद हैं। आप पर्सनल बात करेंगे, मैं पर्सनल बातों में नहीं जाए जी, क्यों फैसल भाई आगे चलते हैं। इस तरह की चीजें ना करें। यू वांट टू रिस्पॉन्ड फैसल साहब? मैं जवाब दे दूं सर? जी जल्दी से दे, फिर मैं जनरल जवाब साहब पर दे जाना दूं? बड़ी जाती होगी टाइम की। जी सर, आप मुर्तजा साहब से कहना, जब वो इतने बड़े तोप हैं और इतने बड़े तुरम खान हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, तो फिर वो उन बैंकों के पास जाएं, कोर्ट में चले जाएं। ठीक है जी। अगर इल्जाम लगा के आप मुझे कहेंगे कि मैं भूल जाऊंगा कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था लड़काना में कि 90 अरब रुपए किसने खाए, मैं वो बातें नहीं करना चाहता। मैंने आपको कहा था कि आप इलेक्शन मुझे हारे हैं, इसका मैं जीता हूं। आप पर्सनल अगर फैसल, आपको दिल में बात लगी। फैसल अगर आप मुझे कोर्ट का वो ऑर्डर दिखा दें जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। झूठ बोलना आप लोग छोड़ दें। नहीं भाई, ये ना अगर करना। आप ऑर्डर दिखा दें, अभी ले आए ऑर्डर। मैं बैठा हूं, चले, मैं बैठा प्रोग्राम हूं। तक कामरान टाइम है, साहब, मैं देखिए, जी, ये गलत बयानी है। एक मिनट नहीं, कामरान साहब एक मिनट सर, कामरान साहब, जी, ये जी, हमेशा जी। लाइव टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं। इनको बोलिए यार, आप इनको ये वो तो ना कोर्ट कहिए का तो बड़ा ऑर्डर ले इल्जाम आइए लगा रहे हैं आप लाड़काना झूठ के का। बारे में।
जी झूठ तो अभी बड़ा इल्जाम नहीं, लगा रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर ले आइए, अगर कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, ऑब्जर्वेशन ले अपनी की आइए। थी, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ओ भाई, ले आए ऑर्डर। एक हफ्ता पहले ओ भाई, दिखाया है ऑर्डर ले कि आए जो आप। बर्बरियत सिंध में हुई है। चले चले आगे यार, चलते हैं। फैसल, अब देखिए आप मेरे जनरल साहब का फैसल, ताल्लुका कोर्ट का खराब है। ऑर्डर ले आओ आप। वर्बल ठीक कोर्ट चले, का ऑर्डर चले। ले आए हैं। चले सर इलेक्शन कोर्ट इश्यूज पे का आते ऑर्डर हैं। ले छोड़ आए दें छोड़ दें आप, छोड़ दें। आगे जनरल साहब, बड़ी माजरत, माफ कर दें मुझे कि मैं थोड़ा लेट आपके पास आया, नाराज ना हो जाएगा, आपकी नाराजगी मैं बोल नहीं ले सकता, मैं सह नहीं सकूंगा। कोई बात अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको सर, ये एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन है फौज के अंदर, और ये मैं कोई सटायर नहीं कर रहा, वाकई आई बिलीव इन इट, और मैंने देखा हुआ है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पार्लियामेंट, हम ये हमसे है, हम इनसे हैं, हमने हमारे वोट से, हम कोई इन पर भी मैं कोई सटायर नहीं कर रहा। लेकिन ये क्या है, अब चेयरमैन सेनेट चेंज होने जा रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट चेंज होने चाहिए। अगर अपोजिशन समझती है 65 लोगों के साथ है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वाई देयर शुड बी फ्लोरा क्रॉसिंग, वाई देयर शुड बी अ कंट्रोवर्सी? हमारी जमहूरियत में डिसिप्लिन कब आएगा सर, कब ठीक होगी ये? कामरान, थैंक यू वेरी मच कि आप आए। बात यह है कि इसमें मुझे तो मिलिट्री डिसिप्लिन का कोई रोल नज़र नहीं आता कि सेनेट की तब्दीली में मिलिट्री डिसिप्लिन को आप कैसे इक्वेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क के सियासी फैसले जब भी हुए हैं, सिक्का राजुल वक्त 4 चीज़ें रही हैं, चाहे वो दौर मिलिट्री डिक्टेटर का हो, चाहे वो दौर किसी सियासी वजीर आज़म या सियासी प्रेसिडेंट का हो, और वो 4 चीज़ें जो सिक्का राजुल वक्त बनती हैं, वो है धमकी, वो है लालच, वो है मुनाफिकत, और वो है मुफाहमत। कभी मुफाहमत सिक्का चल जाता है, कभी धमकी चल जाती है, कभी पैसा चल जाता है, कभी मुनाफिकत चल जाती है। तो यही सिक्का राजुल वक्त अब भी रहेगा, और इस फैसले को 35-65 के फैसले को भी यही सिक्का राजुल वक्त मुतासर करेगा। अब कौन सा सिक्का कितना चलता है और कौन चलाता है, सर आपके ख्याल में ये उन तहरीक लोगों पर इंसाफ जो है मुनहसर जो मुबैना सेनेट तौर में पर बैठे हैं। FIA के जरिए धमकी देगी, पुलिस के जरिए धमकी देगी, किस धमकी देगी इन्हें अगर चेंज करना होगा, क्योंकि इनके पास नंबर्स तो नहीं है? मैंने देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 चीजें वो ग्रीज हैं जो सियासी मशीनरी को चलाती हैं और चलाती रही हैं 1947 से लेकर आज तक। सर ये कब चेंज होगा, ये हम कब तक सुनते रहेंगे? मिलिट्री हम कब वेस्टर्न डेमोक्रेसी के करीब आए, कब वेस्टमिंस्टर मॉडल आएगा जी, कब होगा ये? मैं तीनों दोस्तों का बहुत एहतराम करता हूं। जब ये तीनों दोस्त जो बातें अभी कह रहे हैं कि मेरा मुंह न खुलवाएं, मुझसे सच न बुलवाएं, कहीं खुदकुशियां हो जाएंगी, कहीं मैं ये कर दूंगा, कहीं मैं वो कर दूंगा, अगर ये तीनों अशखास अपने हल्फ की पासदारी करते हुए ईवान में बैठकर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए काम करें और एक दूसरे की ज़ातियात और पर्सनल चीज़ों को ना उछालें, तो शायद मेरे ख्याल में हम उस वेस्टर्न डेमोक्रेसी के थोड़े से नज़दीक पहुंच जाएंगे। वाह, आपने बहुत अच्छी बात की। राणा साहब, शर्म का मुकाम है सियासतदानों के लिए कि जनरल साहब जो है आपको ये बता रहे हैं कि आप ये हल्फ की पासदारी करें, और मैंने तो मिलिट्री डिसिप्लिन को इक्वेट नहीं किया था, मैंने ऑब्वियसली वो मिलिट्री है, ये वो है, लेकिन एक जो इंटेग्रिटी है मिलिट्री की, एक जो ऑनेस्टी है, मैंने उसकी बात की थी। वो दुनिया की हर फील्ड में होनी चाहिए जनरल साहब, उसका ताल्लुक कोई एक खास मिलिट्री से नहीं है, वो तो हर जगह होनी चाहिए जो हमें नजर नहीं आती सियासतदानों में। मैंने ये कहा था आपसे जी, मैंने ये कहा था। लेकिन राणा साहब, ओके, आई एम सॉरी जी, भी मैंने शायद हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मिलिट्री का कोई मार्शल लग जाए या मिलिट्री का डिसिप्लिन वो अपना हुआ है, लेकिन एक अक्रॉस बोर्ड जो डिसिप्लिन होता है वो हर इदारे में होना चाहिए। ये थोड़ी कि राणा साहब, शर्म का मुकाम है कि हल्फ की पासदारी आपको जनरल साहब बता रहे हैं। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, यकीन करें पॉलिटिशियंस पे, आपको भी हो रही होगी। देखिए, इन्होंने जो 4 आइटम गिने हैं, धमकी, पैसा, मुनाफकत और एक चौथा भी लालच है, मुफाहमत, कहा, तो वो जो 4 डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 38 साल हुकूमत की, उनका क्या मोटो था? वो धमकी नहीं लगाते थे, उन्होंने पैसा चोरी नहीं किया, उन्होंने 9 साल हुक्मरानी की लालच नहीं की। ये करैक्टर हमारा कौमी करैक्टर है, सिर्फ सिविलियन अपना शर्मनाक करैक्टर है अगर ये कौमी करैक्टर है इस कौम का, शर्मनाक, ये कोई फख्र की बात नहीं है। बिल्कुल शर्मनाक है जी, शर्मनाक है। एक जनरल था जो रेलवे की जमीन पे गोल्फ क्लब बना गया लाहौर के अंदर, जी। तो जिसको मौका मिला उसने कम नहीं किया, तो इसलिए फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मार्शला वाले भी गलत थे, तो चलो जी हम भी गलत हैं भाई। मार्शला वाले तो वोट लेके नहीं आते, आप पे तो बड़ी जिम्मेदारी, आप तो आवाम से हैं, आपने क्यों घपले किए? चलो मैं ब्रेक लूंगा इमरान भाई, दुख सर, मैं आता हूं इस पे, इसी दुख पे आऊंगा आपके और दर्द को बांटने की कोशिश करता हूं एक ब्रेक के बाद। लेकिन
व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। चेयरमैन सेनेट को चेंज करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऑपोजिशन के अंदर कामयाब होगी जो बात चल रही है। राणा साहब, आपके पास तो मुझे लगता है ही कुछ नहीं, 65 नंबर होने के बावजूद आप लोग हार रहे हैं, जहां से मैं देख रहा हूं। अल्लाह ना करे, वरना पाकिस्तान एक और नए टर्मोइल में चल जाएगा और हमारा इदारों के ऊपर एतमाद और बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ ना इदारे अफोर्ड करते हैं ना हमारा मुल्क अफोर्ड लेकिन करता है। मरियम नवाज साहिबा ने तो इदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिया। देखे ना, वो कह रही है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम साजिशें बेनकाब हो गई, और देखे ना आप तो नैब को भी बेनकाब बना रहे हैं। नैब एक इंतकाम कर रही है, एक जज का मामला भी देख लेंगे, आपने पूरी नैब प्रोसेस को ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है मरियम साहिबा ने। देखिए कामरान साहब, जो हम बात कर रहे थे, हम सब कंट्रोवर्शियल हैं। जब भी आप 70 साल की हुक्मरानी में, चाहे वो मार्शल डिक्टेटर्स की हो या सियासी लोगों की हो, वो कंट्रोवर्सी का शिकार है। इज्जत इस वक्त सिर्फ उन लोगों की है जो कुर्सी पे बैठे हैं, और उस वक्त तक है जब तक वो कुर्सी पे बैठे हैं। ये सबसे बड़ी मुनाफकत है हमारे मुल्क की, और जिस मुल्क में इस किस्म की मुनाफकत हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और यही इस गर्दाब में हम फंसे हुए हैं, ना हम किसी की इज्जत करना चाहते हैं, ना किसी को हम मौका देना बड़ा चाहते हैं। मोहतात एनालिसिस तो किया अभी आपने। जो हम ये टॉक शो भी कर रहे हैं, जी बिल्कुल ये गर्दाब है। हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा करप्शन है और वो हमसे दुगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन उनके Corruption is not the प्राइम issue। मिनिस्टर क्या- तो और दूसरी बात सर corruption- यहाँ से पैसे बाहर भेजते और अपार्टमेंट्स बनाते, उनके बच्चे तो नहीं बाहर रहते, ये भी। लेकिन खैर आप फिर कहेंगे मार्शल आर्ट आने लगते। दुनिया में जनरल साहब, ये सबसे- क्या किया जाए? अंडा पहले दुनिया पैदा में हुआ, मुर्गी सबसे- पहले, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दुनिया इज्जत कुर्सी वाले की यहाँ पे बकौल राणा दुनिया साहब में की। सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तानियों का बाहर है। नहीं, मैं पॉलिटिकल पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी का बाहर नहीं मिलेगा आपको, नरेंद्र मोदी का बाहर नहीं मिलेगा आपको। जी ऐवान साहब, वो डेवलप हुए ना, उनको डेवलप होने का कामरान मौका साहब, मिला। मैंने जब यही बात की थी, जी कामरान, जब मैंने जी। यही बात की थी तो राणा साहब को बगैर सोचे समझे बहुत बुरी लग गई। मैंने भी यही कहा था कि ये 4 फैक्टर हमारे मुल्क की सियासत को चलाते हैं, और मैंने साथ ये भी कहा था कि इन्हीं 4 सिक्कों का या इन्हीं 4 फैक्टर्स का इस्तेमाल सियासतदानों ने भी किया और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी किया। अब मैं इनकी वजाहत के लिए फिर कह देता हूँ कि जनरल अयूब खान को सियासत में बावर्दी वजीर दिफा बनाया सियासतदानों ने। उन्होंने गलत काम किया, टेक ओवर कर लिया, गलत किया। लेकिन जब टेक ओवर किया तो उनके इशारों पे जो नाचने के लिए कन्वेंशन लीग में शामिल हुए, वो आज के सियासतदानों के आबाओ अजदाद ही थे। तारीख निकाल के देख लें, जब जियाउल हक ने टेक ओवर किया, गलत काम किया। एक पॉपुलर लीडर को ओवरथ्रो करके टेक ओवर किया, गलत काम किया। उनके इशारों पर नाचने वाले इन्हीं के महबूब लीडर थे जो सिलेक्टेड थे, और उनके इशारों पे 10 साल नाचते रहे। फिर वो कहते हैं हम बड़े बावसूल। आप नवाज शरीफ साहब, भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं। मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। जी मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब और कन्वेंशन लीग के तमाम लीडर वो थे जिनकी आज दूसरी नस्ल सियासत कर रही है। फिर जियाउल हक के दौर में वही लीडर थे। लेकिन सर ये कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग वाले कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अभी भी सिलेक्टेड है, हैंडपिक्ड है बाय एस्टैब्लिशमेंट। वो ये भी तो कहते हैं, वो भी नाच रहे हैं। बात सुन जी मेरी बात तो सुन ले। फिर जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उनके इशारों पर जो नाचे यही सियासतदान जो आज तीनों जमातों में बांट के बैठे हुए हैं, यही लोग थे जो उनके इशारों पर नाचते रहे। क्योंकि कभी धमकी काम करती है, कभी लालच काम करती है, कभी मुनाफिकत काम करती है, कभी मुफाहमत काम करती है। और अगर इन चारों सिक्का राजुल वक्त को छोड़कर ईमान और नेक नियति और किरदार पर बैठकर सियासत की जाए तो शायद न कभी मार्शल लॉ लगेगा। जनरल साहब, ये जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके मुतालिक ऑपोजिशन कहती है कि वो सिलेक्टेड है, मैं तो नहीं मानता, मैं समझता हूँ वो इलेक्टेड हैं। आपके नज़दीक क्या इसी तरह उनके जाने के बाद आप या और वज़ीर निगार उनके बारे में भी एनालिसिस कर रहे होंगे जिस तरह आप भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जनरल साहब की बात। देखिए, मैं एक मिनट बात सुन लें। अगर वो शख्स 1,76,00,000 वोट लेकर आया है और उस इलेक्शन कमीशन के तहत लेकर आया है जिसको इन्हीं सियासतदानों ने बनाया, उसी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के तहत लेके आया जिसको इन्होंने नॉमिनेट किया, अगर इनका एहतसाब वही चेयरमैन नैब कर रहा है जिसको खुद इन्होंने नॉमिनेट किया, अगर वही अदालती निजाम इनका एहतसाब कर रहा है जिसको इन लोगों ने बनाया,
तो फिर गिला किससे है? हाँ जी राणा साहब, गिला किससे है? आप लोग तो आप असल में सिलेक्टेड लोग हैं और आप प्राइम मिनिस्टर को बिला हुआ सिलेक्टेड कहते हैं। जी देखें, बहुत अच्छी लगी बातें मुझे जनरल साहब की। मुझे उन्होंने भी। हर चीज़ को खोल के सामने रख दिया कि उस ज़माने में सिलेक्टेड होते थे, आज के बारे में मैं अच्छी तरह सुन नहीं सका उन्होंने क्या कहा, सिलेक्टेड हैं या नहीं नहीं है, नहीं है, selected लेकिन नहीं है आज के। ये बात उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा नई बात है कि हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। और जिस चीज़ का जिक्र नहीं, जिस बात का, इसलिए कि इमरान खान ईमानदार है, 24 साल की स्ट्रगल है, सादिक और अमीन है सुप्रीम कोर्ट से, आपके पास तो ऐसा कोई नहीं है बंदा। इस सारे फसाने में जी, इस सारे फसाने में जिस बात का जिक्र नहीं, वो हमें बड़ी नागवार गुजरी है। वो क्या है? वो कौन सी है? जिक्र ही नहीं। ये सारा कुछ जो लॉयल्टीज चेंज होती रही, वो करते रहे, वो खुद ही जाते रहे। कोई मखलूक तो होगी ना उनके साथ। ये चले जी, इसमें छोड़े, इसमें क्या बात करी, मिट्टी डालने से आगे चलते हैं। मुर्जा वहाब साहब, बात ये है कि बाकी के सियासतदान, राणा साहब थानू तक चैन नहीं आया, इसलिए मैं उनकी करा थोड़ा। अच्छा जी मुर्जा भाई, बात ये है कि बाकी के सियासतदान, भुट्टो, हाँ जी, भुट्टो साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, ये तो आए इस तरह, इसलिए आप लोगों की मॉरल क्रेडिबिलिटी तो है ही। सेनेट का इलेक्शन भी जब होगा तो वो फैसल वाडा साहब सही कह रहे हैं, आपके सियासतदान नहीं है, सेनेटर नहीं, गुब्बारे, हवा निकल जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर के मतलब उन्होंने बता दिया कि वो सिलेक्टेड नहीं है। तो भाई पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी है, अब क्या करें, क्या किया जाए? नहीं, अब मुझे कंफ्यूजन है कि जनरल साहब तर्जुमानी कर रहे हैं वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की। ये मुझसे पूछ रहे हो आप? बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं कर रहे। तो मुझे हैरत हो रही है क्योंकि फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा मौजूद है। तो ये बात अगर फैसल वाडा साहब करें कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता है। आपको क्यों लगता है कि वो जमहूरियत में बिलीव नहीं करते? मुर्जा भाई, मैं आज भी कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं सेंसरशिप है। कहीं सेंसरशिप है? आपसे बात हो तो रही है मेरी, आप खुल के बोल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा देखिए मुर्तजा साहब, सॉरी मैं इंटरफेयर नहीं करता होता किसी की बात में। एक बात सुन लें जी, आप बड़े हैं सर, आप बोलिए। कामरान ने मेरे से सवाल किया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कामरान भाई ने मुझसे सवाल किया कि क्या आज के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड हैं, तो मैंने अपनी समझबूझ के मुताबिक ये जवाब दिया कि अगर 1,76,00,000 वोट लेकर आने वाला आदमी इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन जीत के आया है, तो फिर आप उसको सिलेक्टेड कैसे? ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। एक राय दी है। जी मुर्जा भाई जल्दी बताइए, मैंने फैसल भाई की तरफ जाना है। मुर्जा भाई, योर राइट टू रिस्पॉन्ड। कामरान साहब, अगर ये लॉजिक ठीक है तो इसी लॉजिक के तहत जरदारी साहब मुल्क के सदर बने थे, उन्हीं को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसके तहत वोट मिले। नहीं, आपके अबाव इजदाद आए वहां से, मतलब जैसे भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, बाद में तो आप लोग ठीक हो गए। जी अच्छा, चले मैं भुट्टो साहब की बात कर लूं। भुट्टो साहब ने अपनी सियासत का आगाज किया जिस जमाने में जमहूरियत इस मुल्क में नहीं थी। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। सर आज पर आए इमरान खान साहब से, आपको क्या मसला है? व्हाई यू कॉल हिम फाशिस्ट? ही इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। व्हाई? भुट्टो इन पे आए, इमरान साहब पे आए। भुट्टो साहब ग्रेट लीडर, छोड़े उनको। आप मुझे बताइए, आखिरी बार इस मुल्क में टीवी चैनल्स तब बंद हुए थे जब मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत चल रही थी, जब 3 नवंबर का वाकया हुआ था। नहीं, नवाज शरीफ साहब के दौर में जब फैजाबाद का धरना हुआ था, इन्होंने बंद की थी। जी चले मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं फिर कि आज आपकी जबान बंद हो रही है, कल मेरी जबान बंद होगी। मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मेरी तो खुली है भाई। बताइए कि अगर इजहार राय का हक है, जी चले अगर आप यहाँ पर आवाम की तर्जमानी करने के लिए नहीं बैठे, आप अपनी तर्जमानी करने के लिए बैठे हैं, तो बिस्मिल्लाह। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई शख्स समझता है कि वो सही मानों में जमहूरी लीडर है, अगर वो समझता है कि पार्लियामान इज़ द फोरम, तो उसको पार्लियामान को वो अहमियत बख्शनी चाहिए। ठीक है। जो शख्स पार्लियामान की खुद बेतौकीरी करता है, वो पार्लियामान को इज्जत देता नहीं है। जो पार्लियामान के तरीक़ेकार हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको वो फॉलो नहीं करता। वो वज़ीर आज़म पार्लियामान के सेशन में आकर बात नहीं करता है, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के थ्रू कौम को, लीडरान को धमकियां देता है। तो मैं समझता हूं बहसियत ऑपोजिशन जमात के हमारा ये हक है, मीडिया का ये हक है, बल्कि मैं समझता हूं मीडिया का ये फर्ज है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को वो पॉइंट ऑफ व्यू बताए। फैसल भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके लीडर जो हैं, वो उनके इस तरह की हरकत क्यों जिसमें उनको फाशिस्ट कहा जाए,
उनको सिलेक्टेड कहा जाए। आप इसके बारे में गौर किया आप लोगों ने, पार्टी ने कभी बैठ के मुशावरत की आपस में? देखिए कामरान साहब, हमें तो सिलेक्टेड मैं वर्ड जवाब से कोई दूं इसका? प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आवाम के वोटों से प्राइम फैसल मिनिस्टर साहब। इमरान खान साहब सेलेक्ट होके आए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिजेक्टेड लोग जिनका कोई, जो नेशनल पार्टी थी वो एक सूबे की पार्टी रहेगी, एक अगले से अगले इलेक्शन में गली की पार्टी रह जाएगी, दूसरे जो है नून लीग वाले, उनका पता है कि पूरा पूरा खानदान लीडरशिप जो है वो सारी जेल के अंदर है, जो बच गई है उन्होंने चले जाना है। अच्छा। और वो धमकियां लगा रहे हैं, इदारों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कौन सी लेबॉर्ट्री नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर की वीडियो से इसी के पास है? ऐसा ना समझे ना सर, नंबर एक। नंबर दो है कि उन वीडियोस को क्यों नहीं लेके जा रहे राणा साहब कोर्ट में कि ये हमारी हर चीज सच्ची है और हम चाहते हैं कि हमारे फैसले को रिव्यू किया जाए? क्योंकि उसमें एडिटिंग हुई हुई है, क्योंकि उसमें फौज है, क्योंकि उसमें फ्रॉड है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। इनकी सोच हमेशा ही रहेगी नून लीग की कि हमने किसी को खरीद लिया, हमारे पास तो पैसे बिस्किट खाने को नहीं तो हम खरीदेंगे किसी को। हमारा बड़ा सिंपल सा है, जैसे ही पंजाब से एमपीएस उठ के इमरान खान साहब के पास चले गए, एमएनए उठ के चले गए, तो उसमें क्या आप उनको रोकेंगे कि आप जाके वजीर आज़म पाकिस्तान से नहीं मिल सकते? ये नहीं जी नहीं, वो तो मैं भी मिल लेता हूं उनसे, ऐसी क्या बात है? से पूरे एक पाकिस्तान छोटी के सी बात करना चाह रहा हूँ। जी राणा साहब, बड़ी बात करें आप अपने कद काट के हवाले से, आपको कौन रोक सकता है जब तक मैं इधर बैठा हूँ इंशाल्लाह। जी बोले। देखिए, जिन कौमों ने इंसाफ करना होता है उन मुल्कों में प्राइवेट डिटेक्टिव्स की भी इजाज़त होती है, और वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स मूवीज़ ही बनाते हैं और वो लॉ को तस्वीर का दूसरा रुख दिखा देते हैं। जिन मुल्कों के अंदर इंसाफ को दबाना होता है वहां पे आप कहते हैं कि मूवी क्यों बन गई? पिक्चर इज, यानी आप ये कह रहे हैं कि नासिर भट्ट जो था वो जेम्स बॉन्ड था? मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मेरी बात प्लीज सुन ले, मैं खत्म कर दूंगा। जी सर, तो बताइए। ये जहां दबाना होता है ना, वहां पे आप मूवी आपको अच्छी नहीं लगती। और दूसरी, आपने फाशिस्ट की बात की। जिस मुल्क का वजीर आजम कहे कि मूंछों से पकड़ के अंदर डाल दूंगा, जिस मुल्क का फेडरल मिनिस्टर कहे कि गाड़ी के पीछे घसीटूंगा, 5000 लोगों को लटका दूंगा, फिर और फाशिस्ट की तारीफ? फैसल भाई, आप तो है फाशिस्ट। फाशिस्ट और क्या होता है? आपने तो डरा दिया पूरी ऑपोजिशन को, जो आप घसीट रहे हैं उनको सड़कों के ऊपर। यू आर एफ फॉर फैसल एंड एफ फॉर फाशिस्ट। मेरा कहना कि जमहूरी बात नहीं है, मेरा कहना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं 14 लाशें मॉडल टाउन में गिरा देना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं 14 लाशें गिरा देना वो जस्टिफाइड है। नहीं, लेकिन आप तो 5000 गिराने जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ वो सब कुछ जायज है। लेकिन सर आप तो 5000 गिरा रहे हैं। देखिए कामरान साहब, नहीं है कामरान साहब रुक जाए ना जी, रुक जाए कामरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप सुनते जाए कहानी। पहली कहानी आई पहले दिन के हम वजीर आजम को नहीं चलने देंगे, वजीर आजम चल पड़ा अल्लाह की मेहरबानी से। फिर कहा कि ऑपोजिशन मिल के एक करारदाद लेके आ रही है, उसमें फूट पड़ गई। फिर कहा हम एपीसी करेंगे, एपीसी के बाद हम बाहर निकलेंगे, फिर वो एपीसी रमजान की इफ्तारी में कन्वर्ट हो गई। फिर कहा कि हम लोग जो है आपस में मिलकर आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, खैबर रहबर पता नहीं क्या कैपेबिलिटी थी वो। जी मुर्जा भाई, आप एक बात करें, आप हंसे क्यों इस बात पे जब उन्होंने कहा कि हमारे लीडर चल पड़े? जी फैसल भाई कंप्लीट कर लें। उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने दावा किया कि हम कामरान भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास नहीं होने देंगे। हमने पहले दिन बजट पास करा लिया, मुबारक हो। ठीक है बाय फार पास। फैसल भाई आपका पॉइंट आ गया। जी मुर्जा भाई, आप इतने हंस क्यों रहे हैं? वो लीडर हमारे चल पड़े तो मुल्क चल पड़ेगा एक दिन। क्या हो गया, अभी 5 साल हैं, क्यों हंसे, क्यों आप क्यों हंसे? अच्छा, मैं कामरान साहब बहैसियत पाकिस्तानी पे ज़्यादा खुश होता अगर फैसल साहब कहते कि पाकिस्तान चल पड़ा है, पाकिस्तान की मईशत चल पड़ी है, पाकिस्तान का गरीब आदमी चल पड़ा है। ये आज भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म चल पड़ा है। इनका मकसद अपनी ज़ात से बाहर निकलें जी। वज़ीर आज़म साहब से मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 22 करोड़ आवाम चल पड़ी है कि नहीं, उसका कोई भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी एक चीज़ में बेहतरी आई कि नहीं आई। आज भी ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म चल पड़ा है। ओ भाई खुदारा, बाहर निकला हो वज़ीर आज़म से। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा नेक ईमानदार आदमी है, हमें उसका अचार नहीं डालना। हमें पाकिस्तान के गरीब आदमी से इंटरेस्ट है, हमें अपने आप से इंटरेस्ट है। आप लोगों का हाल देखिए जाके इस वक्त क्या है। आज भी ये बात कर रहे हैं गरीब आदमी की नहीं, अपने वजीर आजम की, इमरान खान। जी फैसल भाई फरमाइए। खुदारा गरीब की बात करें भाई, गरीब की बात कर लो, कैमरामैन की बात करो। मेरी गुजारिश है जी, मेरी खातिर हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ मुर्तज़ा वहाब की इस परफॉर्मेंस पे हेडलाइन में ले लें इसको यार। पहले आप हाथ जोड़ेंगे आगे, पहले आप हाथ जोड़े फिर लूंगा। पहले आप हाथ जोड़ेंगे आगे। गरीब की बात कर रहे हैं मुर्तज़ा साहब,
रोटी कपड़ा और मकान छीनने के बाद आप गरीब की बात, चले आपने गरीब मैं को जवाब क्या दूं? दिया 35 साल में आपने? ओ भाई जवाब दे दे, परमिशन ना मांगा करे, इतना इक़्तिदार टाइम ही नहीं में है। आके कौन सी दूध की नहरें बहाई पाकिस्तान के लिए? हाँ। कहाँ फैसल करोड़ साहब, नौकरियां आई? अच्छा, कहाँ अच्छा। इन्वेस्टमेंट्स आई? अच्छा, कहाँ मुर्जा भाई कामरान बोलिया साहब, करे, रोड पे रास्ता लेना पड़ता है गाड़ी को, इससे रास्ता नहीं मिलता पाकिस्तान में। बोले फैसल भाई तो वरना बोलेंगे, बोलते जाएंगे 10 बजे तक इन्होंने माशाल्लाह बोलना है, बहुत टाइम देखिए, लगेगा। फैसल कामरान भाई साहब, कह रहे हैं। कामरान साहब मैं इनकी, कामरान साहब एक जी, मिनट, जी, राणा जी, साहब सर। एक मिनट, कामरान साहब मैं इनकी बात मान लेता हूं, मान हम तो लें। बुरे थे, कौम ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ। आपने तो कौम को कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कौम को कहा था 50 लाख घर देंगे। क्या किया आपने? किसी एक चीज में अगर आपने कहीं रिलीफ प्रोवाइड की हो, आप अपनी बात पर खड़े रहे हो, आपने अपने वादे को वफा किया हो, तब बात करें। हम तो बेईमान हैं, हमने तो गलत बयानी की आप है, बेईमान लेकिन है, आप मान तो लिया मदीने की आपने। रियासत बनाने के लिए आए थे। ये हेडलाइन है, मान ये लिया हेडलाइन है ना आज की। अपना तो अपनी तो बात करें, अपनी राणा तो बात साहब, करें। ये आपको वो अभी तक शख्स- चैन नहीं ये है, वो हंस शख्स रहे बात कर रहे हैं। हैं। मुझे एक लेनी मिनट, पड़ेगी कामरान ब्रेक। जी 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 मुर्जा भाई, मैं ब्रेक देखिए, लूंगा जी। मुझे व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब, ये इस मुल्क में क्या हो रहा है आप मुझे बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सवाल भी खत्म हो गए, जवाब भी खत्म हो गए, कौम का हाल देख देख के मैं तो क्या, आप भी देख ही रहे होंगे जो बुरा हाल हुआ है, और हमारे सियासतदान कर क्या डिबेट्स रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप रोशनी डालें ज़रा, बिस्मिल्लाह करें। मुझे आवाज़ नहीं। आपको आवाज़ नहीं आ रही? चलें जी, राणा साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? उनको भी नहीं आ रही। मुर्जा भाई, आप आखिरी कैंडिडेट रह गया इस प्रोग्राम के, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। भाई बस कहना ये था कि मैं बड़ा खुश हुआ जब आप लोगों ने रिक्वेशन जमा कराई। मैं कहा चलो बेचारी अपोजिशन को 9 महीने में कोई कामयाबी मिलने वाली है, कोई नया गुल खिलाएंगे आप लोग, कोई हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन आज वाडा साहब की गुफ्तगू सुन के और आज आप लोगों की हालत देख के मुझे अफसोस ही हो रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, चेयरमैन सेनेट को आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप फिर आपको डिफीट होगी। मेरी तरफ से एडवांस हमदर्दी मैं इजहार कर दूँ। नहीं, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन के दिनों में हमदर्दी मिलती है, लेकिन बात यह है कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो ऑपोजिशन का बुनियादी किरदार है कि अवामी इशूज़ को हाईलाइट करना, अवामी इशूज़ को उजागर करना, वो हम करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह अपनी अवामी राब्ता मुहिम में जो अवामी इशूज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। आज भी देखिए, हम कहते हैं जो पाकिस्तान को परेशानियाँ लाहक हैं उसके लिए वज़ीर आज़म को संजीदा होना पड़ेगा। ये जो हम हेडलाइंस बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है, इनसे इज्तनाब करें। और सर वक्त बड़ा कम है। जनरल साहब को भी मैंने, जनरल साहब आपने पहले मेरी आवाज़ सुनी, मुर्जा भाई मेरे साथ नहीं रहिएगा जरा। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कब इस मुल्क के अंदर चीज़ें सही राय रास्त आएंगी डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स के अंदर, कब इलेक्शन फेयर होंगे, कब ये नारे लगेंगे नहीं सिलेक्टेड के, कब एटलीस्ट चेयरमैन सेनेट जैसा अहम तरीन जो सिलेक्शन है या जो होना है, इलेक्ट होना है, जिसने अब नया अगर होना है अदालत के बाद, वो ट्रांसपेरेंट होगा। व्हेन, प्लीज टेल मी द ईयर व्हेन इट्स गोना हैपन। जिस दिन हमारे पार्लियामेंटेरियन जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं नेशनल असेंबली में, जिस दिन वहां बैठ के वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके इस निज़ाम को दुरुस्त करना चाहेंगे, उस दिन ये हो जाएगा। चलो जी, बात ही लेकिन खत्म कर दी, बात ही आपने ख़त्म कर दी। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। जनरल साहब ने बात बड़ी लंबी कर दी, यानी कि कहने का मतलब, इसका मतलब नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। लिहाजा जब तक हो या ना हो, आप ना ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं था, वरना आपको मैं सुनाता पढ़ पढ़ के कि महंगाई का जो नया तूफ़ान मज़ीद आ रहा है, अब पहली से जो आएगा, जो आने वाली है, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होना, ना मुझसे ना आपसे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.